जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए, सुबह की धुंध, टूटी हुई सड़कें और रेलवे स्टेशन पर खचाखच भरी वो ट्रेनें जिनमें हजारों लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ देश के बड़े शहरों में चमकते हुए हाईटेक पार्क्स। इस खास विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं भारत के उस राज्य की जिसने कभी पूरे देश का मार्गदर्शन किया, लेकिन आज वो अपने ही लोगों को रोजगार देने के लिए संघर्ष कर रहा है। चलिए इस सच्चाई की गहराई में चलते हैं। देखिए, ये हमारे समय की एक बहुत बड़ी पहेली है। सोचिए जरा, एक तरफ वो दौर था जब ये धरती दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब हुआ करती थी। चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे दिग्गजों ने यहीं से ज्ञान की लौ जलाई थी। और दूसरी तरफ आज की सच्चाई, जहां हर साल भीषण बाढ़ और बड़े पैमाने पर पलायन देखने को मिलता है। आखिर वो धरती जो कभी ज्ञान और शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र थी, वो विकास की इस दौड़ में इतना पीछे कैसे छूट गई? तो आइए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं इस महान राज्य का पतन कैसे हुआ। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, करीब 322 ईसा पूर्व, तो ये वही जगह है जहां से विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी। फिर 268 ईसा पूर्व के आसपास महान सम्राट अशोक ने यहीं से भारत के प्रभाव को पूरी दुनिया में फैलाया। और 5वीं सदी आते आते नालंदा और विक्रमशिला जैसी जगहें ग्लोबल एजुकेशन का सबसे बड़ा सेंटर बन चुकी थीं। मतलब ये सिर्फ एक ताकतवर राज्य नहीं था, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए ज्ञान, दर्शन और कूटनीति का असली केंद्र था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये राज्य इतना पीछे क्यों रह गया? चलिए उन मुख्य कारणों को समझते हैं। देखिए, किसी भी समाज के विकास की बुनियाद उसकी शिक्षा होती है, लेकिन यहाँ शिक्षा व्यवस्था का चरमरा जाना सबसे बड़ा कारण बना। शिक्षकों की भारी कमी, खस्ताहाल स्कूल कॉलेज और इन सब के बीच पनपती नकल की संस्कृति। जब बुनियादी शिक्षा का ही स्तर गिरने लगे तो जाहिर सी बात है, अच्छे उद्योग और रोजगार के अवसर खुद ब खुद दूर चले जाते हैं। और इसका सीधा असर हमें बड़े उद्योगों की कमी के रूप में नजर आता है। जब लोकल लेवल पर कोई बड़ी फैक्ट्री या इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो रोजगार कहाँ से आएगा? और बस यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी और दर्दनाक त्रासदी, पलायन। लाखों युवाओं को, कामगारों को अपना घर परिवार छोड़कर मजबूरी में पंजाब, दिल्ली, गुजरात और मुंबई जैसे शहरों की तरफ निकलना पड़ता है। ये एक बहुत गहरी और चुभने वाली सच्चाई है कि दूसरे राज्य इन्हीं मजदूरों की मेहनत और पसीने से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनका अपना राज्य पीछे रह जाता है। जरा सोचिए, इस राज्य के लोगों का टैलेंट और उनकी कड़ी मेहनत पूरे देश में गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर रही है, लेकिन विडंबना देखिए, उनका खुद का घर विकास की राह में कहीं बहुत पीछे छूट गया है। एक और बहुत अहम पहलू है सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन। दशकों तक विकास की फाइलें सरकारी दफ्तरों में रिश्वत के बोझ तले दबी रहीं। योजनाएं तो बनी, लेकिन उन्हें इतने खराब तरीके से लागू किया गया कि बुनियादी ढांचे का जो पैसा था वो कभी जमीनी स्तर तक पहुंच ही नहीं पाया। और सच तो ये है कि बिना एक पारदर्शी और मजबूत प्रशासन के कोई भी सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। अब जरा राजनीतिक माहौल को भी समझ लेते हैं। चुनाव के वक्त दो अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं, एक तरफ जाति के आधार पर वोटिंग और दूसरी तरफ विकास के नाम पर। लंबे समय तक यहाँ राजनीतिक समीकरण सिर्फ और सिर्फ जाति के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। अब अगर समाज अच्छे अस्पताल, बेहतर सड़क या स्कूलों के बजाय जाति को वोट देने लगेगा तो स्वाभाविक है कि नेताओं के पास भी विकास करने का कोई खास दबाव नहीं बचेगा। और इन सबके ऊपर आती है एक प्राकृतिक तबाही, कोसी नदी की बाढ़। हर साल बिना नागा किए ये बाढ़ न जाने कितने घरों, खेतों और लोगों की उम्मीदों को अपने साथ बहा ले जाती है। साल भर में जो थोड़ा बहुत विकास या निर्माण होता भी है, वो पानी के तेज बहाव में पूरी तरह तबाह हो जाता है और तरक्की की ये गाड़ी हर बार कई साल पीछे खिसक जाती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस पूरी स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? समाज की इसमें क्या भूमिका है? हमें खुद से भी पूछना होगा, क्या नागरिक पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? चाहे वो सही से टैक्स देना हो, अपने आसपास साफ सफाई रखना हो, या फिर चुनाव में जाति के बजाय शिक्षा और विकास को चुनना हो। क्योंकि किसी भी राज्य का भविष्य सिर्फ विधानसभा या मंत्रालयों में नहीं तय होता, वो तय होता है वहाँ के लोगों के रोजमर्रा के फैसलों और उनकी प्रायोरिटीज से। तो फिर समाधान क्या है? आइए देखते हैं कि सरकार और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी कैसे इस तस्वीर को बदल सकती है।
देखिए, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए विकास के दोनों पहियों का एक साथ चलना बहुत जरूरी है। एक तरफ है सरकारी कदम, जैसे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, निवेशकों को सुरक्षा देना और नदियों पर मजबूत बांध बनाना। और दूसरी तरफ है नागरिकों के कदम, जातिवाद को पूरी तरह नकारना, नए व्यापार शुरू करना और एक अनुशासन बनाए रखना। बुनियादी ढांचा तो सरकार बना देगी, लेकिन एक प्रगतिशील संस्कृति वो तो समाज को ही बनानी होगी। अगर सरकारी स्तर पर देखें तो कुछ बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव तुरंत चाहिए। पहला, स्कूलों में बड़े पैमाने पर सुधार, जहां सख्त परीक्षाएं हों और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल हो। दूसरा, कड़े और पारदर्शी भ्रष्टाचार विरोधी कानून, ताकि बाहर से आने वाले निवेशक यहां सुरक्षित महसूस करें। और तीसरा, नदियों का एक लॉन्ग टर्म और पक्का मैनेजमेंट। लेकिन इसके साथ ही समाज की सोच में भी एक बड़ा बदलाव आना चाहिए। बच्चों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देना होगा। युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरी की उस अंधी दौड़ से बाहर निकलना होगा। उन्हें नए स्किल्स सीखने होंगे, लोकल लेवल पर छोटे बड़े स्टार्टअप्स शुरू करने होंगे। क्योंकि जब यहाँ का युवा नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाला बनेगा, तभी इस राज्य में एक नई जान फूंकी जा सकेगी। अब बात करते हैं भविष्य की। क्या उम्मीद की कोई किरण नजर आती है? एक बहुत ही मशहूर और सटीक बात कही जाती है, ये राज्य गरीब है नहीं, इसे गरीब बनाया गया है। यहाँ के लोगों में जो संघर्ष करने की क्षमता है, जो जीवटता है, वो वाकई कमाल की है। और अगर एक ईमानदार राजनीति और जागरूक नागरिक आपस में मिल जाएं, तो ये राज्य यकीनन फिर से उठ खड़ा हो सकता है। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या वो धरती जिसने चाणक्य और सम्राट अशोक जैसे दिग्गजों को जन्म दिया, वो एक बार फिर से इतिहास रचकर देश का सबसे विकसित राज्य बन सकती है? इसका जवाब किसी पुरानी किताब में नहीं, बल्कि उन सामूहिक कदमों में छिपा है जो आज उठाए जाएंगे। इस पूरे विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए, हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।